सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का सभी चैप्टर्स का हिंदी सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लेंडेड लर्निंग सॉल्यूशंस पे। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपका फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से है, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। इनका नाम था रोलिश्लाशला मंडेला या शोलिश्लाशला मंडेला, और नेल्सन उनका क्रिश्चियन नेम था जो प्राइमरी स्कूल में उनके एक टीचर ने उन्हें दिया था, और हम इन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ हम इसी ऑटोबायोग्राफी के एक्सट्रैक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स इसमें से कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आज हम स्टडी करेंगे। अपार्थाइड या अपार्थीट, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था इन विच द पीपल वर सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रेस एंड स्किन ऑफ द कलर। लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर, उनके स्किन कलर के आधार पर और उनकी नस्ल और रेस के आधार पर भेदभाव किया जाता था, और ये व्यवस्था साउथ अफ्रीका में फॉलो की जाती थी, जहाँ पर वहाँ के जो नेटिव ब्लैक पीपल थे, मीन्स कलर्ड पीपल, अफ्रीकन पीपल, वहाँ पर जो अंग्रेज जाकर बसे थे, मीन्स द वाइट पीपल, गोरी चमड़ी के लोग, वो इनसे घृणा करते थे। इनके लिए अलग व्यवस्था बना के रखते थे, अलग बस्तियाँ, अलग स्कूल। इस तरह से द ब्लैक पीपल एंड द कलर्ड पीपल वर सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड स्किन ऑफ द कलर। इसे रंग भेद की नीति भी कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया इस नीति के खिलाफ। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में हुआ था एंड ही पास्ड अवे इन 2013, और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 साल जेल में बिताए, जिसमें से 27 साल तो लगातार जेल में बिताए, और 1990 में उन्हें रिहा किया गया। जिस प्रकार से महात्मा गांधी हमारे यहाँ काफ़ी पूज्य हैं, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला को भी साउथ अफ्रीका में लोग काफ़ी सम्मान देते हैं, और 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। 1994 में चुनाव हुए और 400 में से 252 सीटें जीतकर वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और यहाँ जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ऑटोबायोग्राफी का अंश, उसमें 10 में 1994 में इनॉग्रेशन सेरेमनी, मीन्स की स्वेरिंग इन सेरेमनी या ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, उसका जिक्र है यहाँ पे, जिसमें लगभग 140 कंट्रीज़ के लोग आए थे। उस दिन लोगों में बड़ा उत्साह था। देयर वर जुबिलेंट सीन्स, चारों तरफ लोग जीत की खुशी में हर्ष उल्लास से भरे नजर आ रहे थे। हजारों लोग सड़कों पर इधर उधर जश्न मना रहे थे, जिसमें ब्लैक भी थे, वाइट्स भी थे, एंड ऑल कलर्ड पीपल्स। दे सैंग, डांस्ड। तो आइए हम मेन टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 10th में, मीन्स वही 10th में 1994, 10th में डॉन ब्राइट। डॉन ब्राइट, डॉन मीन्स भोर का समय, भोर होना, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो हम कहते हैं कि भोर का समय है वो। मीन्स की दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। द डे बिगेन विद ऑस्पिशियस नोट, ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड। प्लीजेंटली मीन्स जो हमें अच्छा लगे। देन वी यूज दिस वर्ड, मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूँ कि आई वॉज बिसीज्ड। बिसीज्ड मीन्स घिरे हुए होना, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई। तो मैं लोगों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता था। किनके द्वारा? बाई डिग्निटरीज। डिग्निटरीज मीन्स द पीपल होल्डिंग ग्रेट पोस्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। अपने अलग अलग देशों की महान हस्तियाँ वहाँ पर आई हुई थी, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के अलग अलग कोनों से जो नेता आए हुए थे, लीडर्स थे, वे लोग आए थे टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के पहले। तो उद्घाटन समारोह के दिन तो वो लोग इकट्ठा हुए ही होंगे, लेकिन उसके पहले जैसे जैसे लोग आते थे, नेल्सन मंडेला से मिलते थे, तो कोई ना कोई उनके आसपास रहता ही था। दैट इज़ वाई द वर्ड बिसीज्ड हैज़ बीन यूज्ड हियर। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होना, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। शायद ही किसी समारोह में इतने ज़्यादा लोग दुनिया भर से आकर
इकट्ठा हुए हों एवर कभी ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो मीन्स ये लार्जेस्ट गैदरिंग साउथ अफ्रीकन सॉइल पर होने वाली थी, मीन्स साउथ अफ्रीका देश में। तो दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी। नेल्सन मंडेला किसी न किसी नेता से घिरे ही रहते थे। दुनिया भर के लोग इकट्ठा होने वाले थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में, और ये साउथ अफ्रीका की सॉइल पर इट वाज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये समारोह एक एम्पी थिएटर में होने वाला था। तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि स्टेडियम होता है, चारों तरफ बैठने की जगह बनी होती है, ऊपर छत नहीं होती है, तो उसी प्रकार के माहौल में सेरेमनी होने वाली थी। एम्पी थिएटर सैंडस्टोन का बना हुआ था। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिनमें से प्रिटोरिया भी एक है, वो वहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो ये भी एक बहुत यूनिकनेस है साउथ अफ्रीका की, हैविंग 3 कैपिटल्स। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी उस आइडियोलॉजी को कहते हैं जिसमें वाइट पीपल अपने को अदर रेसेस से सुपीरियर समझते हैं, किसी भी नस्ल से अपने को उच्च नस्ल का समझते हैं वाइट पीपल। एंड द सीट हियर रिफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दशकों तक, डिकेड्स तक, ये जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में थी, यहाँ पर गोरे और अंग्रेज लोगों की सरकार थी जो अपार्थाइड पॉलिसी को फॉलो करती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हमको देखने को मिल रहा है। एक समय यहाँ पर गोरे लोगों की सुप्रीमेसी थी, और आज वहीं पर उसी राजधानी में ऐसा लग रहा है जैसे 7 रंग होते हैं रेनबो के, उस तरह के कलर्स नज़र आ रहे हैं। सब तरह के लोग इकट्ठा हैं, वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं, पीपल ऑफ मैनी रेसेस बिलोंगिंग टू मैनी इथनिक ग्रुप्स, सब इकट्ठा हैं। सतरंगा माहौल है वहाँ पर। एंड नेशंस मीन्स सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही डिफरेंट पीपल वहाँ पे इकट्ठा नहीं थे, अलग अलग देश के लोग भी आए हुए थे। सिर्फ ऐसे देश के लोग ही नहीं आए थे जहाँ पर अंग्रेज बसते थे, बल्कि एशियन कंट्रीज़ के भी लोग आए थे जिन्हें अंग्रेज अपार्थाइड पॉलिसी के तहत साउथ अफ्रीका में कलर्ड पीपल कह के संबोधित करते थे। और किस लिए इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापित करने के लिए, बैठाने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक। साउथ अफ्रीका में पहली बार एक लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही थी जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती, ऐसी गवर्नमेंट जो नस्ल आधारित भेदभाव नहीं करने वाली थी, जिस सरकार में डिफरेंट रेसेस के लोग शामिल होने वाले थे, ब्लैक एंड वाइट बोथ। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। मेरे साथ थी मेरी डॉटर जिनानी उस दिन। लवली ऑटम डे था वो। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, मंच पे सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को बुलाया गया। डी क्लार्क 1989 से 1994 तक अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, स्टेट प्रेसिडेंट, और आज उन्हें मंच पर बुलाया गया सबसे पहले टू बी सॉर्न इन, शपथ दिलाने के लिए, एज ए सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरा उप राष्ट्रपति। देन थैबो म्बेकी वाज सॉर्न इन एज ए फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो 2 डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे जिन्हें शपथ दिलाई गई थी, जिसमें से पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे थैबो म्बेकी। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड। ओबे एंड अपहोल्ड मीन्स मैंने प्रतिज्ञा की, आई मेड ए कमिटमेंट कि मैं संविधान को उसके ट्रू स्पिरिट में मैं उसका पालन करूंगा। एंड अपहोल्ड यानी हर हाल में मैं उसे सपोर्ट करूंगा और डिफेंड भी करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग, और मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा, डिवोट कर दूंगा टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं साउथ अफ्रीका जो कि एक रिपब्लिक बन रहा है, मैं इस देश की खातिर और यहाँ के लोगों के कल्याण की खातिर अपना पूरा जीवन डिवोट कर दूंगा, लगा दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, जो भी वहाँ पे गेस्ट इकट्ठा हुए थे, मेहमान थे, दुनिया भर से आए हुए लोग थे, डिग्निटरीज थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, इन द वॉचिंग वर्ल्ड, और ये दुनिया जो मुझे देख रही है, मीन्स टीवी पे प्रसारण हो रहा था इस वक्त। आई सेड, मैंने कहा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर होता है वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन में यानी आई और वी के हिसाब से संबोधित करता है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी। कन्फर मीन्स प्रदान करना या देना, कोई डिग्री, कोई सम्मान, कोई मेडल एट्सेट्रा। सो टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर ग्लोरी प्रदान कर रहे हैं, मीन्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये गौरवपूर्ण क्षण है। द न्यू बॉर्न
लिबर्टी, ये जो हमें नई आज़ादी मिली है, मुक्ति मिली है, स्वतंत्रता मिली है, अपार्थाइड रंग भेद नीति से मुक्ति का ये समय है, तो उसको यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर ग्लोरी प्रदान कर रहे हैं इस लिबर्टी फ्रीडम को, एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, और एक आशा भी, उम्मीद भी जगा रहे हैं सब लोग यहाँ इकट्ठा होके कि ये लिबर्टी हमेशा बनी रहेगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर भी तबाही, बर्बादी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी समय तक रही, मीन्स कि अफ्रीका ने काफ़ी लंबे समय तक ये रंगभेद नीति से होने वाली बर्बादी को देखा है, जिसे मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, यानी असाधारण विपत्ति का समय अफ्रीका के लोगों ने देखा है, जो काफ़ी समय तक रहा है। ये समय मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी, लेकिन अब इस समय से आगे निकलकर एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर आने वाली मानवता को गर्व होगा, यानी आगे आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, दे विल बी बॉर्न इन अ फ्री सोसाइटी, और वे एक अच्छे नागरिक बनकर उभरेंगे। वी हु वो आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी अभी कुछ समय पहले तक हम लोग आउटलॉज थे, तो अपार्थाइड पॉलिसी के कारण साउथ अफ्रीका से कई देशों ने संबंध तोड़ लिए थे। यहाँ तक कि क्रिकेट मैच जो इंटरनेशनल लेवल पे होते थे, वहाँ भी साउथ अफ्रीका की टीम को नहीं बुलाया जाता था। सो हेयर द आउटलॉज मीन्स साउथ अफ्रीका को और देशों का समर्थन नहीं मिल रहा था, इसे अलग थलग कर दिया गया था। तो नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी तक हम आउटलॉज थे, हमारा देश एक आउटलॉ कंट्री के रूप में जाना जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज इसे एक बहुत ही अनोखा, बमुश्किल मिलने वाला रेयर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सो इट इज़ अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट। होस्ट मीन्स मेज़बान। आप गेस्ट बनकर कहीं पे जाते हो, तो जहाँ पर आप जाते हो वो आपका होस्ट होता है और आप गेस्ट होते हैं। तो आज साउथ अफ्रीका होस्ट के रूप में अपने को बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहा है टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के राष्ट्र के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब का सम्मान करते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है हमें ऑन आवर सॉइल, अपनी इस साउथ अफ्रीका की धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम, उनके यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजेसन, पोजेसन मीन्स किसी चीज़ को अपनाना, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री मीन्स वो लोग यहाँ आकर हमारे देश के लोगों के साथ खुद भी क्या अपनाने को तैयार हैं, और वॉट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मीन्स आज हम शांति, न्याय और जो लिबर्टी फ्रीडम हमें मिली है, अपार्थाइड से जो हमें मुक्ति मिली है, वो कॉमन विक्ट्री जो हमारे लिए भी है, देश के आए हुए अन्य लोगों के लिए भी है, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि ये पॉलिसी यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। और सबसे बड़ी ये ह्यूमन डिग्निटी की बात थी, मानव के सम्मान की बात थी। ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन सब के लिए नेल्सन मंडेला थैंक देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वी हैव एट लास्ट, हम लोग अंततः अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स छुटकारा, मुक्ति। तो अंततः आज हमने हासिल कर ही लिया, अचीव पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अब आप समझ गए होंगे, इट वाज अ फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, जो एक बॉन्डेज, एक बंधन में हम लोग बंधे हुए थे, उस बंधन से हमें मुक्ति मिली। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट, और आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, मुक्ति है, छुटकारा है, ये छुटकारा हम लोग सब मिलकर मुक्त करेंगे और लोगों को भी लिबरेट करेंगे, मुक्त करेंगे, फ्री करेंगे। किन चीज़ों से? कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो हमारे देश में गरीबी है उससे मुक्ति दिलाएंगे सबको। डेप्रिवेशन मीन्स जो वंचित और शोषित लोग हैं, जिन्हें हक नहीं मिल पाया है अपना, उन्हें हक दिलाएंगे। सफरिंग, लोगों की उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, पुरुष और स्त्री यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, उसे भी खत्म करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी कभी और कभी भी नहीं। शैल इट बी दैट, ऐसा होगा कि दिस ब्यूटिफुल लैंड, अफ्रीका की ये सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, कि आगे चलकर भविष्य में फिर से उसे ऐसा अनुभव हो, द ऑपरेशन
ऑफ वन बाई अनदर, एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार करे, उसका उत्पीड़न करे, ऐसा अब कभी नहीं होने वाला। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सूर्य उगा है, एक नई सुबह हुई है, आज़ादी मिली है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है। तो ये जो सूर्य उगा है ना, ये कभी अस्त नहीं होगा। विल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो महान उपलब्धि मानवता ने हासिल की है साउथ अफ्रीका में, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अचीवमेंट है, एक ग्लोरी है, इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ईश्वर अफ्रीका पर अपनी कृपा बनाए रखे। लेट फ्रीडम रेन, और साउथ अफ्रीका में हमेशा स्वतंत्रता, आज़ादी का राज रहे, उसका शासन रहे, यानी फ्रीडम अमर रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ ही क्षणों के बाद, मीन्स शिवरिंग इन सेरेमनी खत्म होने के बाद, शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम लोगों ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई, इन ऑ, विस्मित और अचंभित होके, लेकिन सम्मान की नज़रों से। तो ऐसा क्या हुआ? एज अ स्पेक्टेकुलर अर्रे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, आसमान में एक शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा था। अर्रे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, अरे मीन्स फॉर्मिंग अ पैटर्न, आकृतियाँ बनाते हुए, शेप्स बनाते हुए, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट प्लेन्स शेप फॉर्म कर रहे थे आसमान में। इंडिया में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मीन्स रिपब्लिक डे के अवसर पर, आसमान में इस तरह के करतब भारतीय पायलट्स प्लेन के जरिए दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी थे, एंड ट्रूफ कैरियर्स, मीन्स ऐसे जहाज जो सैनिकों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो सैनिक विमान भी रोल्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, दहाड़ते हुए, आवाज़ करते हुए, परफेक्ट फॉर्मेशन, जैसी भी फॉर्मेशन उन्हें बनानी थी एकदम ठीक ठाक वैसी फॉर्मेशन बनाते हुए ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग्स थी जहाँ पर ये समारोह हो रहा था, जिसके आसपास, उसके ऊपर से यह हवाई जहाज गुजर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, एकदम सटीक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ ये डिस्प्ले हो रहा था, ये प्रदर्शन हो रहा था। एंड मिलिट्री फोर्स, तो सिर्फ ये सटीक पिन पॉइंट प्रिसिशन का डिस्प्ले, मिलिट्री फोर्स का ही डिस्प्ले नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन भी था, ये भी दिखाया जा रहा था कि जो मिलिट्री है साउथ अफ्रीका की, वो लॉयल है, वफादार है, उसे भी लोकतंत्र पसंद है, वो भी आज इस दिन का स्वागत कर रही है। टू अ न्यू गवर्नमेंट, नए गवर्नमेंट का स्वागत कर रही है कि यस वी वांट सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज नॉट बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। जनता ने उसे चुनकर भेजा था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, तो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स जो वहाँ की सेना थी, उसके जो हाईएस्ट जनरल्स थे, आर्मी के हाईएस्ट रैंक होल्डर्स एंड पुलिस के लोग भी, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड, तो ऐसे मौक़ों पर मेडल भी पहनाए जाते हैं, पुरस्कार भी दिए जाते हैं, सम्मान भी दिए जाते हैं। तो चेस्ट्स, उनके सीने, बेडेक्ड मीन्स डेकोरेटेड एंड ऑर्नेट विद रिबन्स, रिबन्स और मेडल से उनके चेस्ट, उनकी वर्दी जड़ी हुई थी। फ्रॉम डेज गॉन बाय, फ्रॉम डेज गॉन बाय मीन्स कि ये मेडल्स, ये रिबन्स उनकी वर्दी का हिस्सा थे, और इसी वर्दी में इन लोगों ने सैल्यूट किया मुझे, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। तो उनका सैल्यूट मारना ही एक प्रकार से ये दिखाता था कि द आर्मी, इट्स जनरल्स आर लॉयल टू द प्रेसिडेंट। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, अनमाइंडफुल ऑफ, अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब ध्यान ना रहना, याद ना रहना, बट हेयर इट इज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, मीन्स मुझे ध्यान था, आई वॉज अवेयर। क्या ध्यान था? द फैक्ट, इस सच्चाई को मैं जानता था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा वर्ष नहीं बीते हैं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, ये लोग मुझे सैल्यूट ना करते, सैल्यूट ना मारते। कौन? यही जनरल्स, क्योंकि उस समय क्या करते? अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार कर लिया होता इन लोगों ने, क्योंकि उस वक्त ये लॉयल थे किसके? जो पहली गवर्नमेंट थी, इसके पहले प्रीवियस गवर्नमेंट, तब ये सेना उनका कहना मानती थी। लेकिन आज स्थितियां बदली हुई थी। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, शेवरन मीन्स वी शेप का पैटर्न, और जो सैनिक वर्दी पहनते हैं उसमें जो फीती लगी होती है वी शेप में, उसे शेवरन कहा जाता है। तो इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, ट्रेल मीन्स धुआं छोड़ते हुए पीछे, ऑफ द ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, अलग अलग कलर में, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू,
एंड गोल्ड अलग अलग तरीके से पीछे अलग अलग रंगों में धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ये जो अलग अलग रंग थे ये न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स को प्रदर्शित कर रहे थे। आपने देखा होगा इंडियन रिपब्लिक डे के दिन आसमान में किस प्रकार से विमान जाते हैं और पीछे तिरंगा रंग छोड़ते हुए निकल जाते हैं, अ ट्रेल ऑफ ट्राई कलर्स, भारतीय झंडे के कलर को आसमान में बिखेरते हुए। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। वो दिन मुझे इसलिए भी याद रहेगा, मैं उसे इसलिए भी याद करूँगा क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिखेलेली अफ्रीका, और दूसरा देश ठेम। तो इसमें से जो कोसी सिकेलेली अफ्रीका, इसके पहले जो नेशनल एंथम था वो था देश थेम, ये ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन शायद लोग ना जानते होंगे कि इस एंथम के लिरिक्स क्या कहते हैं। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे कभी वो घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये शब्द मुजबानी याद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नेशनल एंथम जिसे सम्मान नहीं देते थे ब्लैक पीपल, लेकिन धीरे धीरे वो सब इस नेशनल एंथम को अपना लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस समारोह के दिन, उद्घाटन के समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मीन्स मैं अभिभूत था, भाव विभोर था, भावनाओं में सराबोर था। जब भावनाएं बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं किसी चीज़ को लेके, देन वी फील ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब नेल्सन मंडेला यहाँ पर कहीं इतिहास में खो गए थे। एंड फेल्ट ओवरवेल्म्ड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर। देखिए, एंग्लो बोर वॉर जो अफ्रीका के रहने वाले लोग थे उनसे और बाहर से जो अंग्रेज आकर बसना चाहते थे और कंट्रोल करना चाहते थे, उनके बीच जो युद्ध हुआ था उसे एंग्लो बोर वॉर के रूप में कहा जाता है। और अंततः अंग्रेज़ों की ही जीत हुई थी। एंड दे इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी। ये बहुत ही भयानक युद्ध था, इसमें काफ़ी तबाही हुई थी, तो इसकी याद में वो खो गए। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के पहले ही, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1918 में। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। पैच मीन्स सुलझा लेना, भेदभाव खत्म कर लेना, फिर से दोस्ताना रवैया अपना लेना। तो एंग्लो बोर वॉर के बाद युद्ध को खत्म करते हुए संधियां स्थापित की गई, अपने मतभेद सुलझा कर, दैट इज पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। यहाँ पे पैचिंग की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि डच लोग जो साउथ अफ्रीका में आए थे पहले, वो भी गोरे ही लोग थे, तो बोर वॉर में वो लोग भी शामिल थे, लेकिन अंततः इस युद्ध को खत्म किया गया। दैट इज़ वाई हेयर पैच्ड वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। तो डिफरेंसेस पैच्ड करने के बाद इरेक्टेड अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें रेशियल डोमिनेशन था। डोमिनेशन मीन्स हावी होना, डोमिनेट करना। तो वहाँ पे नस्लवाद हावी था, काली चमड़ी के लोग ब्लैक पीपल के ऊपर वाइट पीपल की सुप्रीमेसी स्थापित की गई। ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही ज़मीन पर वे दूसरे दर्जे के लोग बनकर रह गए। यही अपार्थाइड पॉलिसी थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो स्ट्रक्चर, जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी की, बनाई, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज़ को स्थापित करने वाली व्यवस्था बनी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी की बात की जाती थी। अंग्रेज हमारे यहाँ भी थे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अपार्थाइड पॉलिसी नहीं थी। हालांकि वो ब्लैक से घृणा करते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये एक इंस्टीट्यूशन बन गया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड, यानी मैं भी अपने 80 साल पूरे कर रहा हूँ एज अ मैन, एक इंसान के रूप में। तो इस समय जब मैं भी 80 साल का पूरा हो रहा हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था, ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। उस व्यवस्था को पलट दिया गया, ओवरटर्न्ड, और हमेशा के लिए पलटा गया, और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई जो ये मानती है द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, अफ्रीका के रहने वाले सभी लोगों के अधिकारों को मानती है, कि स्वतंत्रता को मानती है, रिगार्डलेस मीन्स बिना इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए, ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, स्किन का कोई भी कलर हो उसका ध्यान रखे बगैर राइट्स और फ्रीडम सबको मिलेगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people.
ये जो दिन आया मुक्ति का, लिबरेशन का, इमेंसिपेशन का, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे बलिदान लोगों ने दिए इस दिन को प्राप्त करने के लिए। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, ऐसे भी लोग हैं जिनकी तकलीफ, वेदना, परेशानी और उनकी हिम्मत कभी उनकी गिनती नहीं की जा सकती, कभी उनके इस बलिदान का कर्ज चुकाया भी नहीं जा सकता। अमूल्य है इनका बलिदान। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं अक्सर महसूस किया करता था ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मेरे से पहले जितने बलिदान हुए मैं उन सब देशभक्तों का एक प्रकार से सम नजर आता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं देशभक्तों में कड़ी हूँ, एक लिंक हूँ। लोग मुझे बड़ी आशा की नज़र से देखते हैं कि जितने भी पैट्रियोट्स हैं उन सब के ख्वाबों को, उन सब के ड्रीम्स को मैं पूरा करूँगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने मुझे दी है, ऐसा मुझे लगता है और मैं ऐसा महसूस करता था। कौन से पैट्रियोट्स? हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं इस दुनिया से, इस देश की खातिर, जैसे मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हों। और इसलिए दैट लॉन्ग एंड नॉवल लाइन, वो जो महापुरुषों की जो नॉवल लाइन है, देशभक्तों की, बलिदानियों की लंबी फेरिस्त है, लंबी लिस्ट है, वो खत्म होती है और फिर मुझसे शुरू होती है। नाउ बिगैन अगेन विद मी, मीन्स मैं इस परंपरा को आगे लेके चलूं। आई वॉज पेन दैट, मुझे इस चीज़ को लेकर बड़ा दुख महसूस होता था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें कभी धन्यवाद नहीं दे पाया। किन्हें? मुझसे पहले जो बलिदानी और पैट्रियोट्स थे। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट। रॉट मीन्स डन एंड अचीव्ड, क्या किया है, क्या अचीव किया है। तो आज जिंदा नहीं है देखने के लिए कि उनके बलिदानों की वजह से ये दिन आज प्राप्त हुआ है। वी हैव अचीव्ड वॉट दे वॉन्टेड। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। ये जो रंगभेद की नीति थी, इसने बहुत ही डीप, गहरा, लास्टिंग, काफ़ी समय तक रहने वाला घाव दिया है। वुंड, एक ऐसी चोट दी है मेरे देश को, मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग कई वर्ष शायद बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ियाँ नहीं तो कई वर्ष बिता देंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। प्रोफाउंड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड डीप। उस गहरी वेदना, तकलीफ के दौर को भुलाने में हमें पीढ़ियाँ नहीं तो वर्षों तो लग ही जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो उत्पीड़न और अत्याचार का जो दौर था कई दशकों तक, एंड ब्रिचुअलिटी, पशुओं पर जो अत्याचार होता है वैसा अत्याचार जब मनुष्य पे किया जाता है तो ब्रिचुअलिटी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दशकों का उत्पीड़न और पाशविकता का दौर था, हैड अनदर, इसका एक और अनइंटेंडेड, मीन्स जो हम ना चाहते हों, हमारा इरादा ना हो, दैट इज अनइंटेंडेड। तो इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी देखने को मिला, एंड दैट वाज, और ये था, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लिथुलस, द यूसुफ डेडर्स, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सबक्वस ऑफ आवर टाइम। ऐसे महान सपूत, द मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Now you can see the image of and photo of these people. So men of extraordinary courage, wisdom and generosity, हिम्मत, बुद्धिमता, बुद्धिमानी और उदारता की मूर्ति थे। That their like many never be known again, शायद फिर कभी ऐसे व्यक्ति पैदा ना हो साउथ अफ्रीका में। तो संघर्ष का दौर, उत्पीड़न का दौर महान व्यक्तियों को जन्म देता है। हम भी तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति शायद अब दोबारा ना हो। Perhaps it requires such a depth of operation. नेल्सन मंडेला यहाँ पे अपनी एक बात कहते हैं कि शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, शायद उत्पीड़न बहुत ज़रूरी होता है। डेप्थ मीन्स गहराई, जितना ज़्यादा उत्पीड़न होगा, जितना ज़्यादा अत्याचार होगा, शायद ये ज़रूरी भी होता है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। और तब कहीं जाके इतनी ऊंची हस्तियाँ जन्म लेती हैं इतने ऊंचे करेक्टर के साथ। नेल्सन मंडेला अपनी बात कहते हैं यहाँ पे, अपनी फिलॉसफी यहाँ पे देते हैं कि संघर्ष महान व्यक्तियों को जन्म देता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश मिनरल्स में धनी है। जेम्स, आप जानते हैं कि हीरे के लिए साउथ अफ्रीका जाना जाता है। दैट लाइफ बीनीथ इट्स सॉइल, तो साउथ अफ्रीका मिनरल्स और अपने जेम्स के लिए जाना जाता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से मानता रहा हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, बहुत बढ़िया, एंड ट्रूअर, बहुत सच्चे।
देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। डायमंड्स क्या है इनके सामने? प्योर से प्योर, डायमंड से भी प्योर एंड फाइनर और ट्रूअर, ये अफ्रीका के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स साथी। अब कॉमरेड्स उन्हें भी कहा जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हों, खासकर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो नेल्सन मंडेला के साथ रहकर संघर्ष करने वाले जो उनके साथी थे, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। हिम्मत क्या होती है मुझे तो इन्हीं लोगों से समझ में आया। यहाँ संघर्ष में हमें आगे बढ़ना चाहिए। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स। मैंने देखा है कि पुरुष और औरतें दोनों खतरा मोल लेते हैं, जोखिम मोल लेते हैं, अपना जीवन बलिदान कर देते हैं फॉर एन आइडिया। एक आइडिया के पीछे, एक विचार को लेकर वो संघर्ष करते हैं और अपने विचार की खातिर अपनी जान दे देते हैं। आपको सुकरात याद आ रहे होंगे, किस प्रकार से वो लोगों से कहते थे कि द पीपल शुड क्वेश्चन देन एक्सेप्ट द थिंग्स। लोगों को तर्क करना चाहिए, लेकिन जब उनसे कहा गया कि वो अपनी बातों को वापस ले, नहीं तो जहर का प्याला पिए, तो सुकरात ने जहर का प्याला पीना ठीक समझा, मौत को गले लगा लिया। लेकिन जो आइडिया वो लेके चलते थे, उस आइडिया के लिए वो सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। तो लोग हैं जो अपने विचारों के लिए संघर्ष करते हैं और जान दे देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। स्टैंड अप टू मीन्स डट कर सामना करना, डटे रहना। स्टैंड अप टू अटैक्स, उन पे आक्रमण होते हैं तो भी, टॉर्चर, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं तो भी, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, बिना हिम्मत हारे हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, ताकत का प्रदर्शन करते हुए, एंड रेजिलेंस, संघर्ष के दौरान हर हाल में, मुसीबतों के दौर से गुजरते हुए भी हिम्मत ना हारते हुए डटे रहना, किसी भी हालात में अपने आप को बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। डिफाइज मीन्स चैलेंज करना, नियम को तोड़ना। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। तो ऐसे ऐसे लोग, उदाहरण विश्व में प्रसिद्ध हैं कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस प्रकार से लोग अपनी हिम्मत को बनाकर संघर्ष में डटे रहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप, आई लर्न द करेज वॉज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। तो मैंने सीखा इन लोगों के जीवन से कि दैट करेज वॉज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। वेरी गुड लाइन्स हेयर गिवन। हिम्मत उसे नहीं कहते जब आपके अंदर डर नहीं होता। तो अगर ऑब्सेंस ऑफ फियर का मतलब करेज नहीं होता, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ मतलब जीत, विक्ट्री। डर पर विजय ही हिम्मत है, डर का ना होना हिम्मत नहीं है। आप अकेले जा रहे हैं, आप डर रहे हैं, दो लोग आपके परिवार के साथ हो गए, आपका डर गायब हो गया, इसका मतलब थोड़ी कि आप हिम्मती हो गए। आप अकेले ही जाते तब ये कहलाता कि हाँ, आपने डर पे विजय प्राप्त की। द ब्रेव मैन इज नॉट ही। बहादुर आदमी वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कंकर्स दैट फियर। बल्कि वो व्यक्ति बहादुर है जो जीत प्राप्त कर लेता है डर पर। तो यहाँ पे अपनी फिलॉसफी देते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई व्यक्ति जन्म से घृणा सीख कर पैदा नहीं होता। हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, क्यों काला है तो उससे मुझे घृणा करनी है। चमड़ी के रंग को देखकर कोई भी घृणा बचपन से पैदाइशी सीख कर नहीं आता। और हिज बैकग्राउंड, ना ही वो अपने बैकग्राउंड से सीखता है। और हिज रिलीजन, ना उसका धर्म इस चीज़ को सिखाता है। तो घृणा कैसे सीखते हैं? पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग दुनिया में आकर जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ पे हेट करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स, फॉर मीन्स बिकॉज, बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। क्यों? क्योंकि प्रेम बहुत ही सहज भाव से दिल में उतर जाता है। कहने का मतलब है कि प्रेम की भावना बहुत सहज होती है, जबकि घृणा के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। वी हैव टू मेक एफर्ट टू हेट। बट कहते हैं ना कि प्यार तो हो जाता है, किया नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं कहते, सुना मैंने कभी कि घृणा हो जाती है, की नहीं जाती। ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो लव ज़्यादा नेचुरल हार्ट के होता है, ज़्यादा नेचुरली हार्ट में प्रवेश करता है। हृदय प्रेम को ज़्यादा सहजता से प्राप्त करता है, महसूस करता है घृणा की अपेक्षा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट मीन्स बहुत ही सीरियस और अनप्लीजेंट सिचुएशन, बहुत ही प्रतिकूल अवस्था। तो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मैं जेल में था, जब मेरा भविष्य अंधकार में था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, पुश्ड टू आवर लिमिट्स। तो मैं और मेरे साथी जब जेल में थे, जब हमें इतना सताया जाता था कि हमारी लिमिट्स यानी सहन करने की शक्ति हमारी क्षीण होने लगती थी, कम होने लगती थी। पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन।
उसके बाद फिर बेहोश हो जाना या मर जाना ही बाकी रहता, इतना सताया जाता था। उस वक्त आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर मीन्स चमक, एक किरण, एक आशा ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता, इन वन ऑफ द गार्ड्स। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जो गार्ड्स रहते थे उनमें से सब एक जैसे नहीं थे, या तो किसी एक में या कुछ में ऐसा प्रतीत होता था कि वो लोग नहीं चाहते कि इतनी यातनाएं दी जाएं, इतना सताया जाए। तो उनमें कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि उनको देखकर लगता था कि नहीं, मानवता भी जिंदा है, एक चमक, एक आशा मानवता की बनी रहती थी, खत्म नहीं हुई है मानवता। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो, ऐसा महसूस होता था कि नहीं, मानवता अभी भी जिंदा है। जैसे कहा जाता है कि दुनिया इतनी ख़राब हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया अगर जिंदा है तो इंसानियत के दम पर ही जिंदा है। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, मुझे पक्का विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहने के लिए, मुझे अपने संघर्ष में आगे बढ़ते रहने के लिए ये एक झलक ही काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, आदमी के अंदर जो उसकी अच्छाई होती है, जो उसकी सदाचारिता होती है, जो उसका मॉरल करेक्टर होता है, इज़ अ फ्लेम, वो एक फ्लेम की तरह से है, वो एक ज्योति की तरह से है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसे शायद छुपाया तो जा सकता है, जैसे बादल आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी छुप जाती है, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। यानी अगर आदमी बाय नेचर अच्छा है तो हमेशा अच्छा रहेगा, परिस्थितियाँ उसे बिगाड़ दें लेकिन कभी भी वो मन से गंदा नहीं होगा। तो आदमी की अच्छाई पर यहाँ पे नेल्सन मंडेला एक भरोसा जताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर गुडनेस आपके अंदर है, गुडविल आपके अंदर है, तो कभी कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकता। हालात में शायद वो मजबूर होकर कंप्रोमाइज़ कर बैठे, लेकिन उसकी गुडनेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में हर आदमी की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, फ़र्ज होते हैं। ऑब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य, फ़र्ज, दायित्व। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक तो उसका अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के प्रति। और दूसरा, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका अपने लोगों के प्रति भी दायित्व होता है। ऑब्लिगेशंस होते हैं मीन्स परिवार के अलावा और लोगों के प्रति। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनकी फैमिली के अलावा उनका टीचर के प्रति भी कोई ना कोई कर्तव्य होता होगा, फ्रेंड्स के प्रति होता होगा, देश के प्रति है। तो यहाँ ऑब्लिगेशंस की वो बात करते हैं, उसको दो कैटेगरी में डालते हैं, एक परिवार के लिए और एक लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए। हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन और सिविल सोसाइटी में, एक सभ्य समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल मतलब पूरा करना, दोज ऑब्लिगेशंस। तो अगर सोसाइटी ह्यूमन है, मानवतावादी है, इंसानियत को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं उसमें, तो अपने इन ऑब्लिगेशंस को वो पूरा कर पाएगा अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस मतलब आदमी का प्राकृतिक झुकाव, बाय नेचर उसकी पसंद नापसंद, उसकी रुचि, इंटरेस्ट, तो उसका जो नेचुरल झुकाव होता है, टेंडेंसी होती है, वो इंक्लिनेशन है। तो आदमी अपने प्राकृतिक स्वभाव के आधार पे और अपनी क्षमता, एबिलिटीज़ के आधार पर वो इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इस देश में, ऐसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कि मुझ जैसा व्यक्ति जिसका कलर काला हो और जहाँ पे मैंने जन्म लिया हो, जिस परिवार में, ऐसे व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल, असंभव था। क्या असंभव था? टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों दायित्वों को पूरा करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर मीन्स वाइट कलर के अलावा जो भी लोग थे उन्हें कलर्ड पीपल या ब्लैक पीपल या मैन ऑफ कलर कहा जाता था। अगर वो कोशिश करते भी थे कि एक मानवता वाला जीवन जिएं, सभ्य जीवन जिएं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनकर रहें, वो आज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे सज़ा दी जाती थी और उसे अलग थलग कर दिया जाता था, सेपरेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में अगर कोई अपने दायित्व को निभाने की, अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करता था टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, जैसे कि मंडेला जी करना चाहते थे, वाज इनएविटेबली मतलब अवश्यंभावी, जो होके ही रहेगा, जिसे टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबली रिप्ड, उसको भी अलग कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, छीन लिया जाता था,
फ्रॉम हिज फैमिली, उसके फैमिली से उसे अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, उसके घर से उसे अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, परिवार से अलग कर दिया जाता था। और कैसा जीवन? अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। ट्विलाइट तो कहते हैं गोधूली बेला को, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी रहती है सूर्य की। तो ऐसा जीवन जिसमें भविष्य का कुछ पता ही ना हो, स्ट्रेंज और मिस्टीरियस अवस्था के बीच में रहना पड़ता हो, सीक्रेसी हो, चीज़ें गुप्त रहती हों या उसका ही जीवन गुप्त हो, ऐसी अजीबोगरीब डल फ्यूचर वाले एग्जिस्टेंस के लिए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन, उसमें या तो आदमी गुप्त रूप से रहना पसंद करता है, भूमिगत हो जाता है, छुप जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, या वो विद्रोह करता है, अपना नॉर्मल जीवन उसका नहीं रहता। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। तो शुरू में मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, मतलब मेरा परिवार मेरे लिए पहले था। बट इन अटेंटिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने और लोगों की सेवा यानी देश के लोगों की सेवा का प्रण लिया, उनके बारे में सोचा, उनकी सेवा के बारे में सोचा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग। मुझे लगा और मैंने ये पाया कि मुझे रोका जा रहा है। प्रिवेंट मीन्स रोकना। तो आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। मैं अपने लोगों के प्रति जो कर्तव्य करना चाहता हूँ, मुझे वो कर्तव्य करने से रोका जा रहा है। मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ अपने दायित्व को। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, मैं परिवार के प्रति ही अपने दायित्व नहीं निभा पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। नो, वेरी गुड लाइन्स। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था, विद ए हंगर टू बी फ्री, आज़ाद होने की भूख लेके, स्वतंत्र होने की भूख लेके, स्वतंत्र होने की आशा लेके मैं नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जन्म से ही आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद था, स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जितनी स्वतंत्रता मैं सोच सकता था उतनी स्वतंत्रता मेरे पास थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैदान में चाहे जहाँ दौड़ता था। नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम, तैरता था जैसे चाहता था। इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ पानी की धाराओं में। दैट रैन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मिलीज, मैं मक्के पका पका कर खाता था। अंडर द स्टार्स, तारों के यानी आसमान के नीचे रात में। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलते हुए बैल की सवारी किया करता था उनकी पीठ पर बैठकर। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहता था। एंड अबाइड बाई मीन्स फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों का पालन करना। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, रीति रिवाजों का मैं अपने कबीले यानी ट्राइब, अपनी कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो करता रहता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी कि आदमी के नियम क्या हैं, गॉड के नियम क्या है। मीन्स कि मैं फ्री था, और जब तक मैं अपने फादर को ओबे करता था, रूल्स को फॉलो करता था ट्राइब के, तब तक मुझे ईश्वर या किसी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानून से डर नहीं लगता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन जब बचपन से थोड़ा बड़ा हुआ, तब मुझे समझ में आया कि जो मेरा जो लड़कपन था, वो फ्रीडम एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मीन्स भ्रम, मीन्स जो रियल ना हो और हम उसे रियल समझ बैठे, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, और मैंने पाया, आई डिस्कवर्ड दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी, मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर फिर से उसे प्राप्त करने की भूख जागी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले तो मैं एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए ही आज़ादी चाहता था कि मैं ही स्वतंत्र हो जाऊँ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पोरेरी, नॉट परमानेंट, या कुछ समय के लिए। तो अगर मुझे कुछ समय के लिए फ्रीडम मिल जाए, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, या मुझे रात में घूमने की आज़ादी मिल जाए, पढ़ने की आज़ादी मिल जाए, व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगता था, एंड गो वेयर, जहाँ मैं जाना चाहता था, आई चोज़, मैं उसे चुन सकूँ, मतलब अपनी मर्जी का थोड़ा बहुत भी कर पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि हाँ फ्रीडम मुझे मिली हुई है। दैट इज़ ट्रांजिटरी फ्रीडम। लेटर, बाद में, एज यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में मैं जब एक यंग मैन के रूप में था, आई यर्न्ड, डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तब मेरी फ्रीडम का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हुआ। अब मैं बेसिक फ्रीडम की चाह करने लगा, और ऐसी फ्रीडम जिसमें ऑनर हो, सम्मान हो, ऑनरेबल फ्रीडम्स की चाह करने लगा। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मेरे अंदर जो भी क्षमता है मैं उसे पूरा कर सकूं, अपनी पर्सनालिटी को फुली डेवलप कर सकूं, ऐसी फ्रीडम चाहिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, अर्निंग माई कीप मीन्स अपनी जीविका चलाने के लिए कमाई करना, टू वर्क एंड गेट सैलरी। ऑफ मैरिंग, तो मैं अर्निंग माई कीप यानी कि मैं काम करके कमा सकूं। ऑफ मैरिंग
शादी कर सकूं एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बना सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए थी। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स अवरोध उत्पन्न करना, आगे बढ़ने से रोकना। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, अगर मैं कानूनी जीवन जी रहा हूँ, कोई कानून नहीं तोड़ रहा हूँ, तो मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये जाना कि वास्तव में मैं सिर्फ मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, जो स्वतंत्र नहीं था पूरी तरह से, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी इसी तरह से फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये सिर्फ मेरी फ्रीडम की बात नहीं थी। दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड मीन्स कम कर देना, छोटा कर देना। तो इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, सिर्फ मेरी फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया था, कम नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, हर कोई जो मुझ जैसा दिखता था, सबकी फ्रीडम कर्टेल की गई थी। यहाँ नेल्सन मंडेला ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वैसे उसे उन्हें एहसास हो रहा था कि आज़ादी की कीमत क्या है, और उन जैसे ब्लैक पीपल सबकी दशा एक जैसी थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया, इस दल को ज्वाइन किया। एंड दैट इट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, वेरी गुड लाइन्स। तब जाके इतना कुछ समझने के बाद, व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो भूख मुझे अपनी स्वतंत्रता के लिए थी, अब यही भूख और बढ़ गई। इट बिकेम अ ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कहने का मतलब ये है कि मेरी आज़ादी अब सब लोगों की आज़ादी हो गई। जब तक सबको नहीं मिलेगी स्वतंत्रता, तब तक मैं मानूंगा कि मुझे भी फ्रीडम नहीं मिली है। माई फ्रीडम बिकेम पैरेलल टू द फ्रीडम ऑफ ऑल माई पीपल, ऑल ब्लैक पीपल। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, इट वॉज दिस डिज़ायर, यही जो इच्छा थी कि मेरे लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। कैसी फ्रीडम? टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकें। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बनाए रखकर जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, तो ये तो डिज़ायर थी कि मेरे लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इस भावना ने ही, इस इच्छा ने ही एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे लाइफ को नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नई जिंदा दिली से भर दिया। मेड माई लाइफ मोर लाइवली, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेड यंग मैन, और इसी डिज़ायर ने, जिसमें मैं सबकी आज़ादी की चाह रखता था, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया ए फ्राइटेड यंग मैन, एक डरे हुए आदमी को, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में। दैट ड्रॉव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी यहाँ पे आप समझ लीजिए एडवोकेट, वकील। दैट ड्रॉव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, कानून का पालन करने वाला एक वकील को क्या बना दिया? टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया, क्योंकि सरकार की नज़र में तो अपराधी थे ही। दैट इज़ वाई ही हैज़ यूज द वर्ड क्रिमिनल, क्योंकि कानून को उन्होंने तोड़ना शुरू किया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने परिवार को पसंद करता था, ऐसे हस्बैंड को किस व्यक्ति में बदल दिया? अ मैन विदाउट अ होम, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर ही नहीं था, यानी ये अपनी फैमिली से भी अलग हो गए। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, और तीसरा, एक शांतिपूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी के रूप में बदल दिया। तो ये जो लाइंस हैं, ये नेल्सन मंडेला के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली लाइंस हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन बदला। अब किस वजह से बदला? जब अपनी आज़ादी छोड़कर वो सबकी स्वतंत्रता की डिज़ायर उनके मन में आई। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वर्चुअस मीन्स ऑफ गुड मॉरल करेक्टर, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मीन्स अपना बलिदान करने वाला, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी भी दूसरे आदमी से ज़्यादा ना तो ज़्यादा वर्चुअस हूँ, ना ही ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ। यानी मैं एक आम व्यक्ति हूँ, किसी भी दूसरे व्यक्ति जैसा हूँ, कुछ भी खास नहीं है मुझ में। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये ज़रूर पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। तो जैसे सब लोग जी ले रहे थे अपनी लिमिटेड फ्रीडम्स में, मेरे अंदर थोड़ा अंतर था कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। जो भी थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी, मैं उतनी फ्रीडम को लेकर जीना नहीं चाहता था। आई वॉज अलाउड, मतलब जो आज़ादी मुझे मिली थी थोड़ी बहुत, मैं उतनी फ्रीडम में नहीं जीना चाहता था। जैसे इन लोगों की बस्तियाँ अलग होती थी, इन लोगों के स्कूल अलग होते थे, तो लोग कंप्रोमाइज़ करके जी रहे थे, लेकिन नेल्सन मंडेला में एक अलग ही चाह थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चलता था, दिमाग में बात आती थी कि मेरे लोग फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, तो मेरे अंदर फ्रीडम को प्राप्त करने की
ललक, एक बेचैनी जाग उठती थी। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। ऐसा वो क्यों सोचते थे कि मेरी फ्रीडम से कोई मतलब नहीं है, फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए तभी मेरी फ्रीडम मानी जाएगी? क्योंकि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। फ्रीडम को हम बांट नहीं सकते। कैसे? द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे किसी भी व्यक्ति को चेन से जकड़ा गया है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सभी व्यक्तियों पे वो चेन का बंधन बना रहेगा। यानी अगर एक भी व्यक्ति में कोई बंधन है तो सारे व्यक्तियों पे बंधन का असर रहेगा। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, अगर मेरे ही लोगों पर कोई बंधन है, गुलामी की जंजीरें हैं, तो मैं कैसे उससे अलग हो सकता हूँ? वो सारी चेन मुझ पर भी है। कहने का मतलब ये है कि नेल्सन मंडेला वांट्स टू से दैट कि इफ़ इवन अ सिंगल पर्सन इज़ नॉट फ्री, इट मीन्स नन इज़ फ्री। तो ये ब्रॉडर व्यू लेके चल रहे हैं फ्रीडम का, कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता कि 4 लोग आज़ाद हैं, 4 लोग नहीं है, तो फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। ऑपरेसर उत्पीड़न करने वाला, ऑपरेस्ड जिसका उत्पीड़न किया जा रहा है, अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ एक फिलॉसफी वो दे रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जिस प्रकार से उत्पीड़न करने वाले को भी मुक्ति चाहिए होती है, वो भी एक दिन सोचता है कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, उसी प्रकार से जो ऑपरेस्ड है, जिसका उत्पीड़न किया जा रहा है, निश्चित रूप से उसे भी उसी लिबरेशन की आवश्यकता होती है, मुक्ति की। ऑपरेशर को कि वो इस काम को बंद कर दे, इससे मुक्ति चाहिए। ऑपरेस्ड को कि उसके ऊपर होने वाला अत्याचार बंद हो जाए, उससे मुक्ति चाहिए होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीन लेता है, ले लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो घृणा का बंदी है। मीन्स वो घृणा के पिंजरे में कैद है, वो घृणा का गुलाम है जो व्यक्ति अत्याचार करता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। द प्रेजुडिस मीन्स पक्षपात करना, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब ऐसा पक्षपात जिसका कोई कारण ना हो। वाइट है तो वाइट का पक्ष लेना, ब्लैक है तो ब्लैक का पक्ष लेना, साइड लेना। तो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो व्यक्ति पक्षपात की दीवालों के पीछे खड़ा है। मीन्स उसके सामने पक्षपात की दीवार है, उसे वो भेद नहीं सकता। एंड नैरो माइंडेडनेस, और साथ ही साथ बहुत ही छोटी विचारधारा का, मानसिकता का व्यक्ति है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति को गुलाम बना रहा हूँ, उसकी आज़ादी छीनता हूँ, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी तरह से जस्ट एज श्योरली कि जब मेरी आज़ादी छीन लेता है कोई, तो मैं फ्री नहीं हूँ, उसी प्रकार से कोई दूसरे व्यक्ति की आज़ादी मैं छीन लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। ये उनकी अपनी फिलॉसफी है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो ऑप्रेस्ड यानी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, एंड ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहा है, दोनों समान रूप से रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों के अंदर इंसानियत खो जाती है। वैसे लूटना होता है रॉब माने, तो दोनों की इंसानियत लुट जाती है। कैसे? जो ऑपरेसर है, एक मानव दूसरे मानव पर अत्याचार कैसे कर सकता है? ये तो अमानवीयता हुई, इनह्यूमैनिटी हुई। और जो ऑपरेस्ड है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे मानव के हक ही हासिल नहीं है। नहीं, कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर सकता है? तो ह्यूमैनिटी उससे भी छीन ली जाती है और ये अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है ऑपरेसर, तभी वो ऐसा कर सकता है।